भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 15 आ, पेज नंबर 84। प्रश्न नंबर 15, 1781 ईस्वी के संशोधन अधिनियम के उपबंधों का उल्लेख कीजिए। सेटलमेंट एक्ट 1781 ईस्वी का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के विवादों को सुलझाना था। समझाइए। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत के संविधान की नींव रखी। इसी से भारत के संविधान का विकास प्रारंभ होता है। इसके द्वारा पोर्टफोलियो के उन अधिनियमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई जो स्वतंत्रता की प्राप्ति चल रही थी। इस एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था, किंतु उसने जो व्यवस्था की वह अपूर्ण थी। अतः इन दोषों को पूर्व दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम 1781 एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उन सारे मतभेदों, विवादों तथा संघर्षों का अंत करना था जो उस समय कंपनी के उपनिवेशों में वर्तमान थे। इस अधिनियम के मुख्य उपलब्ध नियम थे। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल संयुक्त रूप से या पृथक रूप से जनसाधारण को दिया गया आदेश या उसके प्रति किए गए किसी कृत्य के लिए या किसी भी आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होंगे। दूसरा, यदि सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नर जनरल अथवा उसकी काउंसिल के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा हो तो उन्हें अपने किसी भी कार्य के लिए गिरफ्तार या कारावास नहीं कराया जा सकेगा। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय से राजस्व एवं उसकी वसूली का क्षेत्राधिकार व उससे संबंधित मामलों को हटा लिया गया। चौथा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ब्रिटिश जनता के संबंधों में सुरक्षित रखा गया। इस अधिनियम ने कंपनी के लोक सेवाओं के प्रति कार्यों को न्याय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब न्यायालय किसी लोक सेवा द्वारा अपने पद पर रहते हुए किसी सरकारी कृत्यों के दुष्प्रभाव होने में उसे दंडित नहीं कर सकता और न ही चुनौती दे सकता है। छठवां, छोटे न्यायालयों के न्याय अधिकारियों के न्याय संबंधी कार्यों पर से सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण हटा दिया गया। सातवां, कंपनी के न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को अपील सुनने का अधिकार दिया गया। कंपनी न्यायालयों को कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी गई। आठवां, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को कलकत्ता नगर के सभी निवासियों के विरुद्ध दायर किए गए वादों तथा मुकदमों को सुनने तथा उनका निर्णय करने का अधिकार दिया गया। भूमि के उत्तराधिकार, वस्तुओं की सुविधा तथा लगान संबंधी मामलों में यह निर्दिष्ट किया गया कि यदि वे हिंदू या मुस्लिम हैं तो उनकी प्रथाओं के अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। नौवां, इस अधिनियम ने देशी न्यायालयों द्वारा निर्णय किए गए मामलों में गवर्नर जनरल के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया, किंतु सदर दीवानी अदालतों पर यह शर्त लगा दिया कि 5,000 पाउंड से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों में निर्णय सम्राट को ही की गई अपील के अधीन होगा, अर्थात इन मामलों में अंतरिम अपील सम्राट को की जाएगी। 10वां, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया गया कि सम्मान भेजने व अपराधियों को कारावास में भेजने की प्रक्रिया धर्म व प्रथाओं के अनुसार होनी चाहिए। इंग्लैंड की सरकार इन नियमों में संशोधन कर सकती थी। 11वां, सदर दीवानी अदालत मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड नहीं दे सकती थी।
वह मालगुजारी के मुकदमों की सुनवाई कर सकती थी और देशी न्यायालयों के मुकदमों के विरुद्ध अपील सुन सकती थी। प्रश्न नंबर 15 ब 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख उपबंधों तथा महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। परिचय। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीयों ने कंपनियों के प्रशासन के प्रति भीषण असंतोष व्यक्त किया। इंग्लैंड में भी बहुत दिनों से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने का विवाद चल रहा था। यह कहा जा सकता था कि एक व्यापारी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना था को भारत जैसे महाद्वीप की व्यवस्था का कार्य नहीं सौंपा जा सकता। सैनिक विद्रोह की घटनाओं के समाचार जैसे ही लंदन में पहुंचे, उससे कंपनी के विपक्षी दलों का प्रभाव बढ़ा और संसद में भारतीय राज्य को सम्राट के प्रत्यक्ष शासन में लाने की आवाज़ बुलंद हुई। सैनिक विद्रोह ने यह भी प्रमाणित कर दिया गया कि भारत जैसे देशों में कोरोना साम्राज्यवाद नहीं पनप सकता है। यद्यपि 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सका, परंतु ब्रिटिश शासकों को भारतीय जनता की उत्पत्ति भावनाओं को समझने हेतु विवश कर दिया गया और शासन के क्षेत्र में सुधारवादी नीति की आवश्यकता समझी गई। भविष्य में अंग्रेज की नीति का यह उद्देश्य था कि विधि निर्णय के कार्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। इन सभी बातों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बना दिया। 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। पहला, ताज द्वारा भारत का शासन संभालना। 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसके द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि इस समय से भारत का शासन साम्राज्य की ओर से तथा उनके नाम से होगा। साम्राज्य को अब सब प्रदेश की कंपनी का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कंपनी की सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। दूसरा, भारत सचिव की नियुक्ति। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके उनके सारे अधिकार व दायित्व ब्रिटिश अधिराष्ट्र को सौंप दिए गए। अधिराष्ट्र को अधिकार दिया गया कि भारत के शासन का दायित्व संभालने के लिए नए सेक्रेटरी के पद की स्थापना करे, जिनका खर्च भारत की मालगुजारी पर निर्भर होगा। इस प्रकार सभी विधि निर्माण संबंधी प्रशासन एवं राजस्व संबंधी समस्त अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में केंद्रित कर दिए गए। क्राउन ऑफ इंडिया। इस अधिनियम ने भारत के शासन के लिए क्राउन ऑफ इंडिया की स्थापना इंग्लैंड में की, जिसमें 15 सदस्य रखे गए। इन सदस्यों के लिए 2 शर्तें थीं। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक वे रह चुके हों, भारत छोड़े उन्हें 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य चुनाव द्वारा करते थे तथा शेष 8 ब्रिटिश अधिराष्ट्र द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक सदस्य को 1200 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता था तथा उन्हें हटाने का अधिकार अधिराष्ट्र में निहित था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा काउंसिल में संबंध। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता था। उसे अध्यक्ष की हैसियत से निर्णायक मत देने का अधिकार था। काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का उद्देश्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्णय रखना था। इसी उद्देश्य से निम्नलिखित
प्रतिबंध रखे गए थे। पॉइंट नंबर 1, काउंसिल की सप्ताह में एक बार मीटिंग अनिवार्य बनाई गई थी। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल के बहुमत के विरुद्ध कार्यवाही करनी होती थी तो उसे लिखित कारण बताने होते थे कि उसने ऐसा क्यों करना चाहा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आवश्यकता अनुसार काउंसिल के फैसलों की रद्द भी कर सकता था, परंतु संपत्ति, पहला मालगुजारी, तीसरा मुद्रा या रुपये पैदा की प्रत्याभूति, नए निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत करना, मालगुजारी आदि का लेखा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह निर्देश दिया गया कि भारत से प्राप्त मालगुजारी व करों व हिसाब व लेखा आदि प्रति वर्ष ब्रिटिश संसद में बहुत से बहस के लिए प्रस्तुत करें, जिसके साथ ही भारत में नौसैनिक व भौतिक विकास का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। मिलिट्री व नौसेना को कंपनी के अधिकार से अधिराष्ट्र ने ले लिया। उसे ब्रिटिश सेना का अंश घोषित कर दिया गया, परंतु उनका स्थानीय स्तर बनाए रखना गया, जिससे यूरोपीय सिपाहियों में विरोध बन रहा था। कॉरपोरेशन का स्तर। इस अधिनियम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल को स्वतः निगम घोषित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इसे मुकदमा चलाने व बचाव करने का दायित्व सौंपा गया। कंपनी के कर्मचारियों के दृष्टियों के लिए कंपनी का परीक्षण दायित्व एवं संविदा के लिए सारी जिम्मेदारी अब सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गई। 8वां, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं संरक्षण। इस अधिनियम के कर्मचारियों की नियुक्ति व संरक्षण के भार को ब्रिटिश अधिराष्ट्र, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा भारतीय अधिकारियों में विभक्त कर दिया गया। समस्त नियुक्ति एवं पदोन्नति अपने पुराने नियमों व व्यवस्थाओं पर छोड़ दी गई। सिविल सर्विसेज में नियुक्ति खुली स्पर्धा में आश्रित कर दी गई, जिसके लिए सिविल सर्विसेज कमिश्नर की सहायता से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून बनाया गया था। 9वां, भारत सरकार में परिवर्तन। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का दायित्व ब्रिटिश सरकार ने संभाल लिया। गवर्नर जनरल को ही वायरस की उपाधि दे दी गई। गवर्नर जनरल व सभी गवर्नरों को ब्रिटिश अधिराष्ट्र ही नियुक्त कर सकता था और उनकी परिषदों के सदस्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नियुक्त किए गए जाते थे। महत्व। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के संवैधानिक इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके द्वारा ही सत्ता कंपनी के हाथ से सत्ता ब्रिटिश ताज के अधीन चल गई थी। ऊपर से देखने पर यह क्रांतिकारी परिवर्तन मालूम होता था, किंतु जैसे कि कनिंघम महोदय ने लिखा कि यह परिवर्तन सारभूत होने की अपेक्षा औपचारिक ही अधिक था। भारत से व्यापार हेतु जिस कंपनी की स्थापना 1600 पाउंड ईस्वी में की गई थी, उसने अपने अंत समय में ब्रिटिश ताज को भारत का एक विशाल साम्राज्य सौंपा। इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में दोहरी सरकार का भी अंत हुआ। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बजाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद उत्पन्न कर दिया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण सदस्य होता था तथा उसकी बात को गवर्नर जनरल भी नहीं टाल सकता था। अब गवर्नर जनरल को 2 स्वामियों के बजाय एक ही स्वामी की सेवा करनी पड़ती थी।
इससे उसका काम आसान हो गया, किंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी परिषद तथा कार्यालय का भार भारत के राजस्व पर पड़ने से काफ़ी आर्थिक बोझ बढ़ गया। इसके द्वारा कंपनी का दोषपूर्ण शासन सदैव के लिए समाप्त हो गया तथा भारत में ब्रिटिश नगरों का पूरा शासन ब्रिटिश शासन को सौंपा गया। देशी राज्यों के इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ताज से सीधे संबंध स्थापित हुए और डलहौजी द्वारा अपनाई गई सम्राट विस्तार की नीति का अंत हुआ। राजाओं को विश्वास दिलाया गया कि अब ब्रिटिश सरकार उनके प्रदेशों को हड़प नहीं सकेगी। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस संबंध में इस नीति को प्रतिपादन किया। भारतीयों ने इसका पुरजोर स्वागत किया, जिससे अराजकता की स्थिति पर नियंत्रण लगा। समाप्त।